हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं कि जैसा कि बेटा हम लोग इधर भारतीय शैक्षिक प्रमुख विचारवाद के अंतर्गत कुछ विशेष महत्वपूर्ण दार्शनिकों के कुछ अपने विचार हैं। उन शैक्षिक विचारों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रमुख शैक्षिक भारतीय विचारक थे स्वामी विवेकानंद जी। इनके विषय में कल हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के अपनी पर्सनल व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के विषय में, शिक्षा के विषय में, और इनके अनुसार शिक्षा में क्या योगदान रहा, क्या शिक्षा के मतलब विशेषताएं इन्होंने इन्वॉल्व किया है, क्या उनका उद्देश्य रखा है, इस सब विषय में चर्चा हो गई थी। आज हम जानेंगे कि स्वामी जी शिक्षा के क्षेत्र में किन किन पाठ्यक्रमों को विशेष महत्वपूर्ण बताए हैं और इनके अनुसार क्या शिक्षण विधियों में क्या रुचि अपनाई है और अनुशासन और शिक्षक छात्र का क्या संबंध रहा है। आज इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों को किस तरह से इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, स्वामी जी व्यक्ति को लौकिक तथा परलौकिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक का मतलब होता है इस लोक में, इस संसार में, और अलौकिक मतलब ईश्वरीय जो संस्कारिक ज्ञान है, उनके दोनों के विषय में तैयार करना चाहते थे। ठीक है, इनकी शिक्षा व्यवस्था में इन दोनों का सामंजस्य देखने को मिला है। इन्होंने शिक्षा में चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक, सबको इन्वॉल्व करते करते मुक्त की शिक्षा भी बताया है। मतलब परलौकिक विकास भी इनके अंदर, अपने अंदर शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इन्होंने विभिन्न रुचियों में, जहाँ पर इन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों में जहाँ बालक की रुचि हो, बालक की योग्यता हो, ठीक है, और उनकी आवश्यकता में ध्यान रखते हुए पढ़ने का अवसर दिया है। और कहा कि बालक को बिल्कुल किसी के लिए प्रेरित न, मतलब दबाव न डाला जाए, बल्कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो ज्ञान अर्जित करेगा। उसी के आधार पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में, जो शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में, तो जो शैक्षिक लक्ष्य मतलब बालक का जो अपना उद्देश्य है, अपना लक्ष्य है, अपना टारगेट है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको पूरा कर सके, पूरा करने में सहायक हो। ठीक है, उसको पूरा करने में क्या हो बेटा, सहायक हो। ठीक है, और उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा, देखो पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया गया। पहली बात तो इन्होंने कहा कि ऐसे विषय को इन्वॉल्व करिए, ऐसे विषयों को जोड़िए जो बालक के उद्देश्यों को पूरा कर सके, है ना। इसमें जैसे लौकिक जीवन के लिए इन्होंने बताया सामाजिक विषय का, विज्ञान का आदि विशेष स्थान दिया। ठीक है, और अपनी मातृभाषा के आधार पर संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा के विशेष अध्ययन की अनिवार्यता बताया। और इसके साथ साथ ये भी कहे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, इन सभी विषयों को इन्होंने क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, और इसको तकनीकी शिक्षा देते हुए इस महत्व को इन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा जरूरी है, खेलकूद के लिए खेलकूद की शिक्षा जरूरी है, महापुरुषों को जीवनी मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन भाषाओं में दी गई उसको जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा में जैसे आप व्यावसायिक शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, भूगोल, इतिहास, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस व्यावसायिक शिक्षा का भी अध्ययन होना चाहिए। और पाश्चात्य ज्ञान व मातृभाषा आंग्ल भाषा का भी ज्ञान जरूरी है। मातृभाषा में जैसे आपको संस्कृत, आपको मातृभाषा संस्कृत जरूरी है, अंग्रेजी में आपकी आंग्ल भाषा जरूरी है। ठीक है, इन सभी भाषाओं को आधार मानते हुए इन्होंने पाठ्यक्रमों को शामिल किया है। ठीक है, जिसमें मतलब कहा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बेटा जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, गणित, ये सभी विषय शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इनके पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि रही। ठीक, अगला बात ये की जाती है कि इसमें शिक्षण विधियों में
क्या महत्व बताया इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद जी को तत्कालीन शिक्षा विधि में कोई आस्था नहीं थी, मतलब तत्काल कोई शिक्षा विधि बताई जाए इसमें इनकी कोई विशेष आस्था, कोई विश्वास नहीं था। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति एकमात्र मार्ग है, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए बेटा, मतलब कहता कि ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग है, बट मन की जहाँ एकाग्रता हो वही आधार, वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ज्ञान प्राप्ति की। तो यहाँ पर क्या इन्होंने बात किया, मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता के अनुसार इन्होंने शिक्षण विधियों का निर्धारण किया है। और कहा, स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो। ठीक है बेटा, देखो आप मतलब जो होता चला है उस पर ये आस्था नहीं करते, फिर विश्वास नहीं, मतलब जहाँ पर आप अपने को जिसके अनुसार आप समझ ले जाए, जैसे लोग कहते हैं भाई समझ में आ रहा, भाई आप उसको मत देखिए, आप अपने विश्वास से पढ़िए, जिस विधि विधान से आप समझ ले जाते हैं चीज़ों को, तथ्य को, ज्ञान को हासिल कर ले जाते हैं, जिनसे आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, वही विधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, तो मन की एकाग्रता द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मन की एकाग्रता से इन्होंने बताया क्या, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर मन की एकाग्रता होगी वहीं पर सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और एकाग्रता शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का भी आवश्यक मानते हैं। और ब्रह्मचर्य को ध्यान केंद्रित करते समय जो है बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति की से क्या होती है, प्राप्ति होती है। और इस आधार पर इन्होंने बताया कि वाद विवाद, तर्क एवं व्याख्या द्वारा तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। वाद विवाद में जैसे वाद विवाद विधि होती है, तर्क वितर्क विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, निर्देशन विधि होती है, परामर्श विधि होती है। अंत इस तरह से अन्य शिक्षण विधियों को इन्होंने क्या किया है, शिक्षण विधि में शामिल किया। ठीक है, तो ये आपका क्या था बेटा, शिक्षण विधि जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अनुसार शिक्षा में क्या किए हैं, शामिल किए हैं। अब इसके बाद इनके अनुसार बताया गया है शिक्षक व छात्र के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र के बीच स्वामी जी की शिक्षा गुरु गृहवास की उपलब्धि मानते हैं। ठीक है, गुरु गृह में ही छात्र पर अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। मतलब गुरु गृहवास का मतलब ये होता है कि आप गुरु के शरण में रहकर उसकी सेवा करते हुए आप शिक्षा ग्रहण करिए, यही सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो। ठीक है, स्वामी जी के गुरु का नाम सब लोग जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी थे, लेकिन मृत्यु के बाद रामकृष्ण जो है की स्थापना हुई है। ठीक है, तो कहा कि इन दोनों के बीच कैसे संबंध थे, मित्रता के संबंध थे। और मित्रता के संबंध में ऐसे संबंध आते हैं बेटा जिसमें कोई भी व्यक्ति एक मित्र के रूप में होकर अभी अपनी समस्त समस्याओं को अपने गुरु के सामने प्रकट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, और उस गुरु भी शिष्य को उनकी समस्या का स्वतंत्र रूप से समाधान करने में सक्षम हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि संबंध को मित्रतापूर्ण संबंध बताया और कहा शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षण कार्य करे। मतलब इन्होंने बताया शिक्षक जो होता है वो बालक के पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। मतलब शिक्षक को हमेशा अच्छे विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता एवं पवित्रता की चीज की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और बालक के अंतर्गत भी ये गुण होने चाहिए, अच्छी भाषा बोले, ठीक है, अच्छी वाणी बोले, सत्य बोले, ठीक है, और संस्कारिक हो, है ना, और व्यवहारिक हो, जिससे कि अगले का सम्मान कर सके। इस तरह से शिक्षा देने की बात बताई और कहा उनका मत था कि शिक्षक बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता हेतु दार्शनिक मित्र व पथ प्रदर्शक है। मतलब उनका मत, मतलब स्वामी जी का क्या मत था, स्वामी जी का ये मत था कि शिक्षक जो है बालक को अपने ढंग से अग्रसित करने के लिए एक दार्शनिक रूप में होता है और एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। मतलब शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका बनाई है, क्योंकि स्वामी जी भी अपने शिक्षक के 17 वर्ष की आयु में ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस
के संपर्क में आ गए थे और उन्हीं के सौजन्य से इन्होंने शिक्षा हासिल किया। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसमें बात ये आ रही बेटा अनुशासन व दंड की, क्या बात है भाई, अनुशासन की बात इसमें कही। इन्होंने क्या कहा भाई कि स्वामी जी के विद्यार्थियों के शारीरिक दंड के से घोर विरोधी थे। मतलब स्वामी जी विद्यार्थियों को जो शारीरिक दंड दिया जाता था उसके ये क्या थे, घोर विरोधी थे। इन्होंने पूर्ण रूप से इस बात को नहीं स्वीकार किया कि बच्चों को शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए, इसके विरोधी थे। इन्होंने कहा बच्चों को मार पीट के नहीं पढ़ाया जा सकता है, दबाव डाल के नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार उनको खुले में छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए और उनको खुद करके सीखने का अवसर देना चाहिए और वो गलत रास्ता ना पकड़ने पाए। इस तरह से शिक्षक को उनके साथ लगा रहना चाहिए, उनके पथ प्रदर्शक का काम करना चाहिए और उनको हमेशा अपने निर्देश, अपने परामर्श देते रहना चाहिए जिससे वो गलत रास्ते पर ना जाने पाए। लेकिन अब कहो उनको मार पीट कर अगर पढ़ा जाए तो ये संभव नहीं है। ठीक है, किसका मानना था, स्वामी जी का मानना था। तो ये शारीरिक दंड के घोर विरोधी थी। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। ठीक है, ये क्या मानना है, इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए ताकि वो बच्चे अपना स्वाभाविक विकास कर सके। इसीलिए स्वानुशासन का अवसर देना चाहिए। मतलब स्वानुशासन का अवसर देना चाहिए मतलब क्या होता है कि बालक स्वयं चीज़ों को समझे, स्वयं अपनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ को समझे, स्वयं अच्छे बुरे में अंतर स्पष्ट करे और स्व अनुशासित हो, स्वयं नियंत्रित हो। वो अनुशासन उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और कभी भी वो गलतियाँ नहीं करेगा। लेकिन आज एक गलती के लिए अगर आप दंड दे देते हैं तो अगली गलती के लिए उसकी आदत बन जाएगी, कहेगी भाई एक हाथ दो हाथ मारेंगे, एक डंडा मारेंगे बहुत। लेकिन जब उसको अपने से अपनी गलतियाँ महसूस होंगी, अपना स्वाभाविक विकास होगा तो गलती दोबारा नहीं करने जाएगा। ठीक है, ऐसा स्वामी जी का मानना है बेटा। अब उसके बाद बताया गया कठोरता के बजाय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मतलब किसी भी बालक के साथ आप कठोर रूप से ना जाइए, आप एक मित्र के रूप में जाइए, एक सहानुभूति दिखाइए, निर्मल होकर जाइए, कोमल होकर जाइए, नम्र होकर जाइए। देखिए बालक आपसे कितना जुड़कर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, ये स्वामी जी का मानना था। दंड पर बिल्कुल विरोध किया, कोई रूप से शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा और स्वामी जी ने भी कहा इस प्रकार उनका मत था स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है। मतलब उन्होंने कहा कि जो स्त्री शिक्षा है वो पुरुषों के समान है, मतलब जो पुरुष शिक्षा हासिल कर सकते हैं वो स्त्रियां भी शिक्षा हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी स्त्री की शिक्षा के प्रति विरोध नहीं किया है। ठीक है, और कहा उनके उत्थान के बिना देश व समाज का विकास कदापि संभव नहीं, विकास में कदापि संभव नहीं है। मतलब अगर स्त्रियों की शिक्षा रुक जाएगी और उनका उत्थान नहीं होगा, उनकी शिक्षा को आगे आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप कितना भी अकेले चाह लें, पुरुष कभी भी देश का विकास नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति के कामयाबी के पीछे किसी न किसी स्त्री की कामयाबी का भी हाथ होता है। ठीक है, ये ऐसा इनका मानना है। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षा हमेशा उन्हीं के समान दी जानी चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए शिक्षा के लिए। ठीक है, और इन्होंने भी बताया जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए इन्होंने विशेष प्रयत्न किया। मतलब अपने जन सामान्य मतलब जो जनसाधारण मतलब देशवासी हैं इनके लिए जनसाधारण शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक अत्यंत कठोर परिश्रम किया और सभी लोगों को जितना प्रयास कर पाए। भाई इन्होंने विदेश में जाकर अमेरिका गए, अमेरिका में अपना जो है भ्रमण किए। ठीक है, अमेरिका में शिकागो में इन्होंने क्या किया, अपना वो दिया भ्रमण, मतलब अपना मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, शिकागो सम्मेलन में जाकर, ठीक है, वहाँ पर इनकी बातों से प्रभावित होकर अनेक वहाँ के लोग इनके शिष्य बने। ठीक है, ब्रिटेन गए, आयरलैंड गए, आइसलैंड गए, मतलब तमाम स्थानों पर इन्होंने क्या किया, अपना भ्रमण किया और वहाँ से इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने कहा जनसाधारण को भी हमको शिक्षा से जोड़ना चाहिए और उनको हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि वो भी शिक्षा से जुड़े और आगे बढ़ते रहें। इस तरह से स्वामी जी का कुछ अपना मानना था जिससे आज हम लोग पढ़ लिए क्या क्या पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया, पीढ़ी क्या निर्धारित किए हैं और संबंध क्या होता है शिक्षक और छात्र का और अनुशासन की पृष्ठभूमि। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो इस तरह से स्वामी जी का जो शिक्षा दर्शन समाप्त होता है। अगला हम महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर
या अरबिंदो आदि के भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।